उनके साथ अगर दूसरे कनेक्टिव टिश्यू एलर्ट एंड लॉस वगैरह अगर हैं तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी उसमें। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है एंटीकोगुलेशन की मैनेजमेंट इन प्रेगनेंसी। एंटीकोगुलेशन बहुत सारे पेशेंट्स में हम ऑलरेडी दे रहे होते हैं और वो बाद में हमें उनको प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करना पड़ता है। कई दफ़ा ज़ाहिर है यंग पीपल ही होते हैं, यंग लोग ही होते हैं। इनमें मेजॉरिटी वो लोग होते हैं जिनको वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती हैं। वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में भी माइट्रल स्टीनोसिस, माइट्रल रीगर्जिटेशन ये ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद कुछ पेशेंट्स में लोन एट्रियल फिब्रिलेशन होती हैं, यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से उनको एंटीकोगुलेट कर रहे होते हैं। और एंटीकोगुलेशन कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको प्रीवियस कोई कार्डियोएम्बोलिक स्ट्रोक्स वगैरह हो चुके होते हैं या कोई और कार्डियोएम्बोलिक इवेंट्स हो चुके होते हैं और उनमें एंटीकोगुलेशन देना इनएविटेबल होती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप उन लोगों का भी है जिनको कार्डियक प्रोस्थेटिक वाल्व्स डले में हो। इन पेशेंट्स की मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है जिनको कार्डियक प्रोस्थेटिक वाल्व्स बने हुए हों। कुछ दिन पहले एक पेशेंट भी हमने यहाँ पर मैनेज किया था जिसको प्रोटीन सी डेफिशिएंसी थी। उस पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका हुआ था, 2 दफ़ा उसको डीवीटी हो चुका हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको सक्सेसफुल नहीं शी वाज अ यंग लेडी। उसको शी वाज नॉट सपोज टू हैव एनी ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर। उनकी मायोमेक्टमी वगैरह शायद हमने करवाई थी, लेकिन यह है कि शी वाज प्रोटीन सी डेफिशिएंट और उसके बाद फिर शी वाज ऑन एंटीकोगुलेशन जो कि फिर हमने उसको यहाँ पर मैनेज किया। हमने उसकी मायोमेक्टमी करवाई एंड शी वाज सक्सेसफुली डिस्चार्ज अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसमें अब ये 2-3 इंपॉर्टेंट हैं एंटीकोगुलेशंस जो हैं। विटामिन के एंटीकोगुलेंट्स हैं और उसके बाद जो हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स हैं, कन्वेंशनल हेपरिन थेरेपी है और नो एक्स हैं। ये 4 चीज़ें जो हैं यूजुअली आजकल एंटीकोगुलेशन के लिए दी जा रही हैं। विटामिन के एंटागोनिस्ट हमारे पास तो एक ही अवेलेबल है, वारफेरिन जिसको कहते हैं। बाकी और कुछ हैं प्रोकोमरिन सल्फेट वगैरह, वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमारे पेशेंट ज़्यादातर वारफेरिन ले रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन चल रही होती है कि जो फैक्टर 10A इनहिबिटर्स हैं उसमें इनॉक्सापेरिन है, डेल्टापेरिन है। हमारे पास ज़्यादातर इनॉक्सापेरिन यूज़ हो रही होती है। फिर कन्वेंशनल हेपरिन है, ये लोग कम होते हैं कन्वेंशनल हेपरिन वाले, चूँकि ये हॉस्पिटलाइज्ड इंडिकेशन में ही सिर्फ की जा सकती है और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है और इसके हाफ लाइफ कम होती है, इसलिए ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए फिजिबल नहीं है। हेपरिन जो थेरेपी है डोमेस्टिक यूज़ के लिए हमारे पास 3 एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। वो क्या क्या हैं? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स हैं जिसमें कि इनॉक्सापेरिन है और विटामिन के एंटागोनिस्ट हैं जिसमें वारफेरिन है और नो एक्स हैं। नो एक्स या डो एक्स भी इनको कहते हैं। नो एक्स वो है नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट्स। नोवल ओरल नो एक्स जो हैं तो ये इनमें डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। कुछ डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं, कुछ डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स हैं। एक एंटीकोगुलेशन और भी यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं फोंडापेरिनक्स। आजकल अवेलेबल कम है लेकिन ये काफ़ी यूज़ होती रही है, हम लोग इसको काफ़ी यूज़ करते रहे हैं। बड़ी कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी हुआ करती थी। तो ये एरिक्स्ट्रा के नाम से अवेलेबल होती थी। हम एरिक्स्ट्रा पहले करते थे यूज़, आजकल ज़रा उसकी अवेलेबिलिटी का मसला बना हुआ है। तो नोएक्स जो हैं वो ओरल फॉर्म में भी हैं, इंजेक्टेबल भी हैं। हम यहाँ पर जो नोएक्स ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट्स, किसी का नाम आप लोग बता सकते हैं? हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं रिवरॉक्साबैन। आजकल ये कोविड के दिनों में तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, अक्सर लोग एक्सेप्ट की दवाई खा रहे हैं और वो फलां। वो एक्सेप्ट इज़ बेसिकली नोएक, ये नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट है और इसमें रिवरॉक्साबैन है। इसके साथ की एक और भी दवाई यहाँ पर आजकल अवेलेबल है एपिक्साबैन और रिवरॉक्साबैन। रिवरॉक्साबैन जो है वो वंस डेली डोज में दी जाती है, एपिक्साबैन वो ट्वाइस डेली डोज में दी जाती है। खैर हम एंटीकोगुलेशन यहाँ पर डिस्कस नहीं करें, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि ये लोग हो सकते हैं। एस्प्रिन क्या चीज़ है? एस्प्रिन को हम कहाँ वो करते हैं, प्लेस करते हैं? ब्लड थिनर ग्रुप्स में। एस्प्रिन क्या चीज़ है? एंटीप्लेटलेट है। एस्प्रिन एंटीप्लेटलेट है क्योंकि वो बहुत दफ़ा जो है ना वो एक ये भी एक चल रही होती है मिसअंडरस्टैंडिंग सी, जो मेडिसिन के अलावा दूसरी स्पेशलिटीज़ के रेजिडेंट हैं वो कभी उसको एंटीकोगुलेंट बना रहे होते हैं, कभी उसको कुछ बना रहे हैं। तो एस्प्रिन इज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग। अच्छा खैर तो वो लोग जो ये एंटीकोगुलेशंस ले रहे हैं ड्यू टू एनी इंडिकेशन, उनमें प्रेगनेंसी को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक प्रीवियसली एक जो एल्गोरिदम फॉलो किया जाता था उसमें ये था कि हम पहले ये करते थे, अभी भी ये कहीं पर बहुत सारी जगहों पे ये प्रैक्टिस हो रहा है
कि वो पेशेंट्स जो चूँकि विटामिन के एंटागोनिस्ट ज़्यादा ले रहे होते हैं, वारफेरिन वगैरह ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो जो वारफेरिन ले रहे होते थे उनमें उनसे कहते थे कि जी आप प्रेगनेंसी ना करें उनको, क्योंकि वारफेरिन है ये टेराटोजेनिक है, ये इसके बारे में कहा जाता था कि वारफेरिन टेराटोजेनिक है और फीटल जो है वो हेमरेजेस, प्लेसेंटल हेमरेजेस भी करती है, उसके बाद कोक्रेनियल डिफॉर्मिटीज़ बेबीज़ की जो ना फीटल की न्यूरोक्रेनियल डिफॉर्मिटीज़ करती है। तो खैर इस वजह से जो वो पेशेंट्स लिए जिनको जिन्होंने कंसीव करना होता था उनको डिस्करेज किया जाता था कि अगर आप वारफेरिन ले रहे हैं। एक पहले मिथ ये भी होता था कि अगर किसी को वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है तो उसको कहा जाता था कि जी आप वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के साथ प्रेगनेंसी ना करें, या फिर ये है कि उनसे कहा जाता था कि आप जो अगर उनकी कोई प्रोसीजर पहले प्रेगनेंसी से होना था तो उनको कहा जाता था कि कंपल्सरी भी कि आप अगर आपका वेल्व रिप्लेस होना है तो आप बायोप्रोस्थेटिक या टिश्यू वेल्व डलवा लें, जिसके साथ हमें एंटीकोगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें थी। अब ग्रेजुअली जो चूँकि फिर वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आगे जाती गई है तो इसलिए अब उसमें बहुत सारी। अच्छा, अब जो है एल्गोरिदम ये फॉलो होता है, ये एल्गोरिदम हमें ये बताता है कि वारफेरिन के साथ पहली तो बात है कि प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। प्रेगनेंसी कैन बी सक्सेसफुली मैनेज्ड विद व्हाइल द पेशेंट बीइंग ऑन एंटीकोगुलेशंस। अब ये दो तरह के फ्लो चार्ट हैं, एक तो जिसमें वो कह रहा है कि हाई डोज VKA मींस विटामिन के एंटागोनिस्ट्स हैं, जो कि हाई डोज से मुराद ली जाती है कि वारफेरिन 5 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा दी जा रही होगा। तो हमारे यहाँ पर जो टैबलेट अवेलेबल है वारफेरिन की वो कितने मिलीग्राम की होती है? 5 की होती है। 5 मिलीग्राम से ज़्यादा की अगर वो डोज ले रहे होंगे तो उसको हाई डोज समझा जाएगा। और दूसरा एल्गोरिथम है जिसमें ये किधर चला गया, हाँ, जिसमें वारफेरिन लो डोज है। तो मोर और लेस दोनों एक जैसे हैं। पहले लो डोज वाला देख लेते हैं। उसमें वो कहता है कि जी वारफेरिन 5 मिलीग्राम पर से हो, 5 मिलीग्राम पर डे से कम हो, या कोई और के एंटागोनिस्ट ले रहे हो। नजर आ रहा होगा, समझ आ रही है? आवाज सारी प्रेजेंटेशन स्लाइड आपकी शो हो रही है, आवाज भी जा रही होगी, आवाज भी जा रही है, वो भी इमरान शफीक बीच में से। अच्छा, अब अगर वो कंसीव करके आ गए हमारे पास, तो ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और 30 उसमें जो है उसने वो पूरा एल्गोरिथम बताया। वो कहता है कि अगर वारफेरिन 5 मिलीग्राम पर डे से डोज कम है तो वो प्रेगनेंसी करें और उसको कंटिन्यू रखें। वारफेरिन को बंद करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू VKA मॉनिटर INR ट्वाइस अ वीक, ठीक है। आप उसकी 5 मिलीग्राम वारफेरिन को कंटिन्यू रखें, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसका INR मॉनिटर करता रहे, क्योंकि हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कुछ बायोकेमिकल न्यूरो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसका INR जरा लेबाइल हो जाए और उसको फिर कुछ करना पड़े। अच्छा, एक ऑप्शन तो ये है, तो आप उसकी वारफेरिन चल रही है उसको चलने दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि उसको एडमिट कर लें उस, क्योंकि मतलब ये तो घर पर हो सकती है वारफेरिन, तो इसलिए खा सकते हैं वारफेरिन। वो अपना INR चेक करवा के आपको टेलीफोन पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर्स भी आके आपको टाइम टू टाइम उसकी अपडेट दे सकते हैं। दूसरा ये है कि आप उसको एडमिट कर लें, फिर उसको एडमिट करके उसको LMWH यानी कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे डाल दें ट्वाइस डेली। जो एनॉक्सिपेरिन है 1 मिलीग्राम पर केजी जो है ना उसकी डोज मॉनिटर की जाती है, तो उसको एडमिट कर लें और उसके साथ ये कर दें, या फिर ये है कि उसको एडमिट कर लें और उसको UFH पे डाल दें। UFH क्या है? अनफ्रैक्शनेटेड जो कन्वेंशनल हेपरिन दी जाती है, उसमें जो है ना हमारा APTT का टारगेट होगा 2 टाइम्स या उससे ज्यादा होगा। तो वारफेरिन के साथ कौन सा टेस्ट कराया जाता है? INR। वारफेरिन के साथ INR मॉनिटर किया जाता है और हेपरिन के साथ APTT। इसके साथ एनॉक्सिपेरिन के साथ क्या करते हैं? एनॉक्सिपेरिन के साथ फैक्टर 10A लेवल्स करवाते हैं, एंटी 10A लेवल्स करवाते हैं। वो आगे कहीं शायद ये जिक्र करेगा उसका। अगर मैं ऐसे थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, बहुत कम करवाए जाते हैं लेकिन बाद में कराने पड़ते हैं। फैक्टर एंटी 10A लेवल्स करवाते हैं उसको मट। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये हो गया, वो हो गया। अब सेकंड ट्राइमेस्टर कंटिन्यू हो गया। सेकंड और थर्ड में वो कहते हैं कि जी इसको कंटिन्यू रखें वैसे ही, यानी कि अभी तक हमने उसकी यहाँ पे बंद नहीं की, वारफेरिन को कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू VKA मॉनिटर INR ट्वाइस अ वीक। अच्छा, ये जो दूसरा था जिसमें हमने उसको एनॉक्सिपेरिन पे डाल दिया था, उसमें वो कहता है कि जी इन हॉस्पिटल चेंज फ्रॉम VK फ्रॉम, यानी कि पहले ट्राइमेस्टर में या तो आप उसकी VK से उसको शिफ्ट कर दें एनॉक्सिपेरिन पे और हेपरिन पे। जब पहला ट्राइमेस्टर गुजर जाए उसका तो फिर उसको वापस ले आए VK पे, यानी कि उसको वारफेरिन पे वापस स्विच कर दें। और व्हेन ऑन टारगेट INR मॉनिटरिंग और एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक उसका INR। तीसरे में भी यही है
कि आपने पहला ट्राइमेस्टर उसको अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन पे गुजार दिया, अब उसके बाद उसको दोबारा बीके पे शिफ्ट से कर दें। एडमिनिस्टर कैसे करते हैं लो मॉलिक्यूलर हेपरिन और अनफ्रैक्शनेटेड सबक्यूटेनियस लगाई जाती है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इनॉक्सिपेरिन जो है वो सबक्यूटेनियस लगाते हैं। क्लेक्सिन भी इनॉक्सिपेरिन क्लेक्सिन, ठीक है। इनॉक्सिपेरिन जो है वो क्लेक्सिन ही है। तो मतलब हमें अब वो इतने हो जाता है, वाइवा में भी कई दफा पूछते हैं तो वो क्लेक्सिन लगे होते हैं स्टूडेंट, वो कहते हैं दवाई के अंदर, तो कहते हैं क्लेक्सिन इतनी सारी जिंदगी क्लेक्सिन। अच्छा अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन भी, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन जो है वो सबक्यूटेनियस नहीं लगाई जाती, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन कंटीन्यूअस इंफ्यूजन दिया जाता है। तो ये मोस्ट इनकन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन है अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की, इसलिए उसने उसको आखिर में रखा है। तो इसको भी वीके पे शिफ्ट कर देना है। हाँ जी, क्योंकि अब आप उसको 9 महीने तक तो अस्पताल में नहीं दाखिल रख सकते, तो अब उसको आप उसको एनी सिग्निफिकेंट इवेंट, क्योंकि वो उस दौरान में ब्लड थिनिंग उसकी नहीं हो रही होती, तो ये इस तरह कर लेंगे। और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद उसकी डिलीवरी करवा दें, सीजरियन वगैरह जो भी आपने कराना है, और उसके बाद फिर उसको वापस शिफ्ट कर दें। अच्छा, इसमें समझ आ गई? कुछ चीज़ पूछने वाली है? ठीक है, अगर इसमें कुछ पूछने वाला नहीं है तो जो दूसरा एल्गोरिथम है जिसमें वारफेरिन 5 मिलीग्राम की डोज ज़्यादा है, ये वो पेशेंट थे जिनमें आपकी जो इनिशियली एंटीकोगुलेशन की डोज थी वो 5 मिलीग्राम से कम थी। वो पेशेंट जिनमें वारफेरिन की डोज की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी से पहले 5 मिलीग्राम से ज़्यादा है, उसमें आपने क्या करना है? उसमें भी यही सारा कुछ करना है, कुछ खास फर्क नहीं है। सिर्फ क्लास ऑफ रिकमेंडेशन और लेवल ऑफ एविडेंस का फर्क है, बाकी एल्गोरिथम सारे का सारा वही है। अगर आप ये देखें तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये जो कलर कोडिंग मैंने आपको बताई थी, ये जो ये वाला लाइट येलो कलर है, ये क्लास 2A इंडिकेशन को इंडिकेट करता है। 2A इंडिकेशन मैंने आपको बताई थी कि ये रीजनेबल है करें तो। क्लास 1 इंडिकेशन क्या थी? ये करें। क्लास 2A इंडिकेशन थी कि ये रीजनेबल है अगर करें, और जो ये जो डल येलो वाला ये है, इसको भी कर लें तो चलो ठीक है, मतलब कोई नुकसान नहीं। तो ये अगर ये सारे का सारा यही एल्गोरिथम है, फर्क सिर्फ कलर कोडिंग है, बाकी सारा कुछ वही है। तो अब आप मैनेज कर लेंगे पेशेंट को प्रेगनेंसी के साथ आ जाती है तो।
ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मतलब सारा मरीज तो किताब के मुताबिक नहीं आते आपके पास। फर्स्ट कर लें, पेशेंट जो है वो हमारी वो एंटीकोगुलेशन ले रही है, 36 वीक्स तक उसको हमने प्लान था कि हम इसको रखेंगे वीके पे रखेंगे, यानी कि वारफेरिन पे रखेंगे, और हमने ये भी प्लान किया हुआ था कि 36 वीक्स के बाद इसको हॉस्पिटल दाखिल कर लेंगे एडमिट करके, तो हम इसको यूएफएच पे शिफ्ट कर देंगे या इसको इनॉक्सिपेरिन पे। अच्छा, अब वो 32 वीक्स पर आ गई प्री टर्म लेबर के साथ, अब क्या करेंगे? 32 वीक्स पर आ गई ना, तो अब तो हमारा तो सारा वो सारा सिस्टम दरम बरम हो गया ना, क्योंकि हमारी तो वो एल्गोरिथम सारी गड़बड़ हो गई। तो ये हो भी जाता है, कई दफा हमें करना पड़ जाता है। तो उसमें फिर ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आप पेशेंट को एडमिट कर लें, उसको हॉस्पिटलाइज कर लें, उसकी काउंसलिंग करें फैमिली की भी, और उसको भी बताएं कि ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। आमतौर पर फैमिलीज को इन बातों का पता ही होता है, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स हॉस्पिटल आना जाना ये वो सारा कुछ, तो वो मतलब यूजुअली उन लोगों को पता होता है। और उसमें काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप उसको हर चीज़ उसको बताएं, उसको कोई चीज़ हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें मतलब उसमें बैकफुट पर भी रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये वो प्रॉब्लम है जो वो ऑलरेडी अपने साथ लेकर चल रही है। उसमें हमारा अभी तक कोई ऑब्स्टेटिकल या कोई गायनेकोलॉजिकल हमारा हमने उसमें कोई ऐसा उसके साथ कुछ नहीं किया। तो वो मतलब बजाय इसके कि हम उसको कहें कि जो है ना हम अपने आप को वी हैव टू बी फर्म इन द काउंसलिंग, हमने उसको बताना है कि ये मसाइल आपके साथ पहले के हैं, जो भी सारे प्रॉब्लम्स लेकर आए हुए हैं, और आपने इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ वो करना है। हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपको इन चीज़ों के लिए इनको चैनलाइज करके इनको मैनेज करके आपको इससे गो थ्रू करवा लेंगे, लेकिन आपने काउंसलिंग बड़ी फर्म होकर करनी है और कहीं पे बैक फुट पर नहीं रहना। तो उनको हर चीज़ जो है ना वो बताएं, ब्लीडिंग रिस्क बताएं, मैटरनल न्यूनेटल हर तरह के। अच्छा खैर, 32 वीक्स पर आ गई, अब वो वारफेरिन ले रही थी, तो अब आपने क्या करना है? उसको एडमिट करना है, उसकी काउंसलिंग उनको करें, उनको सारे रिस्क और हैजर्ड बताएं। उसके बाद आपने उसका कोगुलेशन स्क्रीनिंग करवानी, कोगुलेशन उसका पूरा प्रोफाइल करवाएं। उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे? पीटी देखेंगे, आईएनआर देखेंगे। एबीटीटी को इतना जरूरी नहीं है, अगर वारफेरिन वो ले रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया तो वो करवा लें। अच्छा, उसमें फिर ये है कि उसको अच्छा एक चीज बीच में रह गई। अब देखें, इनमें पूरे एल्गोरिथम में कहीं नोएक्स का जिक्र नहीं आया, तो नोएक्स आर नॉट मेंट फॉर प्रेगनेंसी। नोएक्स से मुराद कौन कौन सी हैं तो मैंने बताई हैं, रिवरॉक्साबैन, एपिक्साबैन, ये बहुत सारी दवाइयां हैं। तो ये प्रेगनेंसी दीज आर नॉट मेंट फॉर प्रेगनेंसी, नॉट सेफ, कहीं पर भी नहीं है इसमें, तो आपने वो करना भी नहीं है। उनका एक प्रॉब्लम और भी है कि ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो 32 वीक्स वाली बात है उसी से लिंक्ड है। आप उसको करें, उसका आईएनआर अगर ज्यादा है, जो कि टारगेट रेंज से ज्यादा है, और इमरजेंसी आपने उसको करना है, तो पहली तो बात यह है कि आपने उसको सिजेरियन करना है, आपने उसकी एसवीडी नहीं करवानी, आपने उसको सिजेरियन करना है। उसकी वजह क्या होगी? एसवीडी करवाने में उसको कई दफ़ा आपको जो है ना वो बेबी की मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, कोई मुझे पता नहीं आजकल करते हैं, फोर्सेप्स वगैरह यूज़ करनी पड़ जाती हैं उसमें। तो वो अगर ऑलरेडी उसका ब्लड थिन हुआ हुआ है और आपने कोई इंस्ट्रूमेंटेशन करनी है, तो वो फीटल डैमेज का रिस्क बहुत ज़्यादा है उसमें। तो आपने जो भी करना है सिजेरियन करना है, जिसमें आपको बेबी की हैंडलिंग कम से कम करनी पड़े। अगर आपने उसकी एसवीडी करवाई और लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, तो फिर एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी बीच में। तो मतलब ऑब्वियसली आपको पहले तो देख लेंगे ना उसकी लाइव वगैरह, और जो जो ऑब्स्टेटिकल जो मामला हैं वो तो आप पहले देख चुकेंगे। तो लेकिन ये है कि ये कुछ जो चंद इंडिकेशन है, उनमें से एक इंडिकेशन ये है कि ऑब्स्टेटिकल इंडिकेशन से हटकर जो है ना आपने मैटरनल इंडिकेशन के लिए आपने उसको इलेक्टिव सिजेरियन करवाना है। अच्छा, आपने उसको अगर उसका आईएनआर उसका सुप्रा थेरेप्यूटिक मतलब थेरेप्यूटिक रेंज में चल रहा है, जो कि उसका 1 से ज़्यादा आईएनआर उसका चल रहा है, तो आपने उसको फिर एफएफपीज देने हैं। एफएफपीज दे दें उसको, एफएफपीज दे के उसका आईएनआर आप उसको नॉर्मलाइज करें, और उसके बाद उसका सिजेरियन करवा दें। ठीक है जी। तो वारफेरिन का एंटीडोट क्या है? एफएफपी बता तो रहा हूँ, वारफेरिन ले रही है ना, जो विटामिन के भी एंटीडोट है वारफेरिन का, लेकिन इट टेक्स टाइम टू नॉर्मलाइज, क्योंकि जो पहले जो ऑलरेडी उसका इफेक्ट आ चुका है वो तो चलता रहेगा। जो उसके जो लिवर से एंजाइम्स जो इनहिबिट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी वारफेरिन लेने की वजह से, वो तो हो गए ना। तो अब उससे विटामिन के से उसकी जो है ना वो आने के लिए उसको टाइम लगेगा, पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा फिर प्रॉब्लम विटामिन के सिलसिले में ये होता है कि आपने जब उसको रिज्यूम करनी है एंटीकोगुलेशन और विटामिन के दे चुके हो, तो विटामिन के देने की वजह से उसका जो दोबारा एक आपने जो बनाना है उसका आईएनआर अचीव करना है, वो डिलेड हो जाएगा। तो विटामिन के की बजाय आपने प्रेफर क्या करना है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा करना है। तो एफएफपी लगा दें, ये लगा दें, और उसके बाद
उसको आप डिलीवर उसका सिजेरियन करा दें और उसके बाद फिर उसको वहीं से कहाँ से अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन से, जो कि हमने इसमें यहाँ पे बताया था पोस्ट ऑपरेटिव वेट में कि 4 to 6 आवर्स के बाद उसका वो करा दें। ठीक हो गई, आगे चलें। अच्छा, वेल्वुलर हार्ट डिजीजेज जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ तो उसमें हमने आपको बता दी थी। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है ना वेल्वुलर हार्ट डिजीजेज दो तरह की आती हैं, कंजेनिटल भी हैं, एक्वायर्ड भी हैं। कंजेनिटल में बाइकस्फिड एओर्टिक वाल्व सबसे ज़्यादा कॉमन है और एक्वायर्ड में रोमैटिक हार्ट डिजीज की वजह से ज़्यादा। रोमैटिक हार्ट डिजीज में भी सबसे ज़्यादा वाल्व कौन से इन्वॉल्व होते हैं? माइट्रल और एओर्टिक इन्वॉल्व होते हैं और यूजुअली दीज आर स्टेनोटिक लीजन्स। तो माइट्रल स्टेनोसिस वाले पेशेंट जो हैं वो कई दफ़ा हम देखते हैं पेशेंट आते हैं वो पल्मोनरी एडिमा में चले जाते हैं सिजेरियन के बाद या कोई डिलीवरी किसी भी उसके ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर के बाद, और वो बाद में पता लगता है कि ये तो ये निकल आया। कि वो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ पर भी, हमारे कई यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो चुकी हैं। तो उसमें उनमें फिर किस तरह करना है? तो देखें, वो काउंसलिंग वगैरह तो आपने करनी है। जो भी पेशेंट आपके पास, एक नॉन पेशेंट है रोमैटिक हार्ट डिजीज की, वो आपके पास आ गई है, दो तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो ये है कि पेशेंट इज ए नॉन केस ऑफ रोमैटिक हार्ट डिजीज एंड शी वांट्स टू प्रोसीड विद द फैमिली, या फिर ये है कि वो पेशेंट इज नॉट ए नॉन केस, वो आपके पास आई है, आपने देखा तो आपको शक गुजरा है और आपने, और तीसरा एक सिनेरियो वो भी है कि ऑलरेडी कंसीव कर चुकी है और अब आ गई है आपके पास। ये तीनों सिनेरियोज हो चुके हैं ना, हो सकते हैं। तो अगर माइट्रल स्टेनोसिस होगा तो उसमें आपने क्या करना है? आपने उसकी एक फ्रेश एको करवाएंगे। माइट्रल स्टेनोसिस में आपने फ्रेश एको में उसका वाल्व का एरिया देखना है, उसका पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर देखना है और उसका इंजेक्शन फ्रैक्शन, ये तीन चीजें आपने क्वांटिफाई करवानी है। वाल्व का एरिया देखना है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर देखना है और उसका इंजेक्शन फ्रैक्शन देखना है। इन तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है अलग अलग। तो अगर तो वाल्व का एरिया उसका 1 सेंटीमीटर से कम है, अगर वाल्व का एरिया उसका कंसीव करने से पहले 1 सेंटीमीटर से कम है तो इसका मतलब है पेशेंट को सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस है और इसके साथ उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। आप उसका वाल्व पहले एड्रेस करवाएं, उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजें, वो जो भी उसका करना चाहे। उसमें उसकी यूजुअली 2 प्रोसीजर्स किए जाते हैं माइट्रल वाल्व के लिए, या तो उसकी परक्यूटेनियस ट्रांस माइट्रल कमीशॉटमी की जाती है, पीटीएमसी उसको कहते हैं, या बैलून वाल्वोप्लास्टी भी कहते हैं। तो या तो एक बैलून से उसका वाल्व को खोल दिया जाता है या फिर ये कि उसको रिप्लेस कर देगा वो, तो वाल्व रिप्लेस कर देगा। अगर क्योंकि हर वाल्व तो बैलून से नहीं खुलता, तो कैल्सिफाइड और जो बहुत ही खराब वाल्व होते हैं दे आर नॉट अमेनेबल फॉर बैलून वाल्वोप्लास्टी, तो उसमें फिर हमें उसका वो करना पड़ेगा, या फिर वो उसको रिपेयर करेगा या जो भी करेगा। दिस इज द डिसीजन between family, between the obstetrician, between the cardiologist and between the surgeon। आपका डिसीजन ये था कि आपने उसको बता दिया कि जी हमने इसका प्रेगनेंसी नहीं करवानी जब तक इसका वाल्व एड्रेस नहीं कर देंगे। अब वो किस तरह एड्रेस करना है, ये कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन जो है ना आपस में करेंगे। ऑब्वियसली उनको पता होगा कि ये पेशेंट कंसीव करके अपनी आगे फैमिली एक्सटेंड करना चाह रहा है। अच्छा, ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आपने उसका देखा और उसको माइट्रल स्टेनोसिस भी है तो आपने उसमें 2 मेडिसिन हैं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। 2 मेडिसिन हैं जो ज़्यादा हमने यूज़ करनी है। एक उसमें बीटा ब्लॉकर्स हैं और दूसरा उसमें डायरेटिक्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो किस लिए किए जाते हैं? ताकि हार्ट रेट कम से कम रहे। माइट्रल स्टेनोसिस में प्रेगनेंसी में आपको पता है कि मैटरनल हार्ट रेट बढ़ जाता है, हीमोडायनेमिक्स जो बहुत सारी चेंज होती है उसमें एक इंक्रीज मैटरनल हार्ट रेट भी होता है। आपके पास भी रोज आते हैं पेशेंट, हार्ट रेट बढ़ गया प्राइमरीज वगैरह, वो चूँकि ज़्यादा उनके लिए नई एक वो होती हैं, तो मैटरनल हार्ट रेट बढ़ जाता है। जो टैकीकार्डियाज हैं वो इन पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है, तो आपने उसका हार्ट रेट स्लो रखना है। माइट्रल वाल्व के पेशेंट को अगर टैकीकार्डिया होगा माइट्रल स्टेनोसिस को, तो उसका सारा पीछे बैक प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आगे से तो वो फिक्स है ना, बंद है वाल्व उसका। माइट्रल एट्रियम से वेंट्रिकल में जो ब्लड जाना है वो तो फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, तो उसका अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो उसकी जो डायस्टली है हार्ट की वो शॉर्ट हो जाएगी। तो वो फिलिंग जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में होनी है वो तो डायस्टली में होनी है, तो वो डायस्टली शॉर्ट हो जाएगी, उससे पीछे का प्रेशर और बढ़ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग भी नहीं होगी, कार्डियक आउटपुट। तो आपने उसको क्या करना है? बीटा ब्लॉकर करने हैं, उसको एडमिट कर दें, बीटा ब्लॉकर करें। और अगर उसको कंजेस्टिव सिम्टम्स हैं जिसमें कि क्या है, उसको एडीमा है, उसको डिस्निया अगर हो रहा है, ऑर्थोपनिया हो रहा है, तो फिर आपने उसको डायरेटिक्स एडवाइस कर देंगे। थेरेप्यूटिक एंटीकोगुलेशन यूजिंग वारफरिन और वीके इज रिकमेंडेड इन केस, जिन लोगों को ये पहले बता चुका हूँ कि एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह चल रही होगी उन लोगों में, या कोई और इंडिकेशन होगी उनके कोई लेफ्ट एट्रियम में कोई क्लॉट वगैरह है, तो उसमें जो उसकी एंटीकोगुलेशन का प्रोटोकॉल है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि 1 से जो एरिया कम था वो आपने उसको करा देना था, वो क्लास 1 इंडिकेशन थी।
वो क्लास 1 इंडिकेशन है, ये देखें ग्रीन है ये। लेकिन वो कहता है कि अगर 1.5 से भी कम है तो भी आप करवा दें उसकी प्रेगनेंसी से पहले, उसका जो भी आपने उसका कराना है। क्या कराना है? बलून एल्बोप्लास्टी वो कराना है, क्योंकि 1.5 वाले भी यूजुअली सिम्टोमेटिक हो जाते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड पर जाके, तो वो जब मैक्सिमम फ्लूइड रिटेन होता है तो फिर वो तंग होते हैं। तो आप 1.5 वाले की भी करा दें। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक सिनेरियो और है जो मैंने आपको कहा था कि वो पेशेंट्स जो कि हो गई हैं प्रेग्नेंट और अब आपके पास आ गई हैं, कईयों को नहीं पता होता, छुपा लेते हैं, उनके डोमेस्टिक मसले मसाइल होते हैं, वो इन लॉज को कन्वे नहीं करते कि ये मसला ऑलरेडी चल रहा है, वो बेचारे ऐसे ये वो रोज के मसले मसाइल हैं हमारे। वो आ जाती हैं कंसीव करके प्रेगनेंसी के दौरान, और अब वो सिम्टोमेटिक होकर आ जाती हैं, अब वो आपके खाते में डल जाती हैं। अब वो मतलब उसके लिए भी मुसीबत, वो कार्डियोलॉजिस्ट भी मुसीबत में है और वो ऑब्स्टेटिशियन भी मुसीबत में है और वो फैमिली भी मुसीबत में है। लेकिन उस वक्त जो है ना, जाहिर है उन लोगों के अपने सेंटिमेंट्स होते हैं इन लॉज वगैरह के, उसमें फिर आपको बोल्ड डिसीजन कई दफा लेने पड़ते हैं। तो वो बोल्ड डिसीजन क्या होगा? Percutaneous mitral chemisectomy should be considered in pregnant patients with severe symptoms or systolic pulmonary pressure more than 50 despite a medical therapy। तो आ गई थी, आपने उसको कर रहे थे, बीटा ब्लॉकर भी दे दिया, कंजेस्टिव सिम्टम के लिए डायरेटिक भी दे दी, लेकिन उसका पल्मोनरी का प्रेशर बढ़ा हुआ है, सिम्टोमेटिक बहुत ज्यादा है, तो आप उसकी पीटीएमसी करवा दें। पीटीएमसी करवाएंगे प्रेफरेबली। तो कमिस्टेरोटमी बेसिकली वो वाल्व की जो एनाटॉमी है ना, उसमें जो उसके जो लीफलेट्स के जो बाहर का एरिया है ना, एनुलस के बाहर का, वो वहाँ पे कमिश्चर्स होते हैं, तो वो वहाँ पे उसके साथ वो अटैच्ड होता है एंडोकार्डियम के साथ, एंडोमायोकार्डियम, वो वहाँ पर अटैच्ड होता है। उसको आप बेसिकली वो करते हैं, उसको तोड़ दें या उसको स्ट्रेच कर दें, जो भी कर दें, ताकि उसका वाल्व का एरिया बढ़ जाए और वो इस दफा प्रेगनेंसी तो उसकी पूरी करवाए। अच्छा, एओर्टिक स्टेनोसिस वालों में मिलती जुलती हैं। अगर एओर्टिक स्टेनोसिस में इंटरवेंशन आपने प्रेगनेंसी से पहले करवानी है, अगर क्या क्या होगा, पेशेंट ऑलरेडी सिम्टोमेटिक होगी, अगर इंजेक्शन फ्रैक्शन उसका कम होगा, या वो पेशेंट एक्सरसाइज टेस्टिंग, एक पेशेंट आती है ना, वो यही जैसे वो कहती है मैंने वो करानी है, प्रेगनेंसी करनी है और वाल्व में उसका ये है, तो कार्डियोलॉजिस्ट यूजुअली क्या करते हैं, एको करते हैं, उसकी एक्टिविटी का इंडेक्स पूछते हैं, स्टेटस कितनी, कौन सी फंक्शनल क्लास में है। अगर वो ठीक हो तो फिर हम एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करके देते हैं, हम उसको एक सिम्टम्स लिमिटेड सी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करवा लेते हैं। उस एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट में पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर फॉल करे तो हम उसको फिर प्रेगनेंसी से मना कर देते हैं। उसका पहले उसको वैल्व को ठीक करते हैं प्रेगनेंसी से पहले, क्योंकि ये वो मरीज हैं जिन्होंने आगे जाके तंग करना है। और एओर्टिक वाल्व में भी वही ऑप्शन है हमारे पास, दोनों बैलून एओर्टिक वाल्वोप्लास्टी भी है और सर्जिकल भी है। तो बैलून को प्रेफर किया जाता है क्योंकि छोटा है और क्लोज प्रोसीजर है, लंबा चौड़ा काम नहीं होता। रीगैजिटेंट वाले जो हैं वो यूजुअली टॉलरेट करते हैं प्रेगनेंसीज को। इन लोगों में आपने डायरेटिक्स देने होते हैं, कंजेस्टिव सिम्टम्स को ट्रीट करना होता है, और उसके बाद जो है ना बाकी ये सारी चीजें हमारी डिस्कस हो गई हैं। प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स के लिए से जो जरूरी है वो मैंने आपको, ये सारा बेसिकली एंटीकोगुलेशन वाला जो आपको पहली वो आपको दिखाई है। कॉर्निया आर्टरी डिजीज आमतौर पर प्रेगनेंसी में कम होती है, लेकिन स्टिल यंग लोग होते हैं ना, यंग पेशेंट्स में एथेरोस्क्लेरोसिस कम होती है। तो प्रेगनेंसी जो कर रही है यूजुअली मतलब वो 30s या ज्यादा 40s कर ली में, तो उनमें रिस्क कम होता है एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज का। ये लोग आते तो हैं एमआई करवा के, लेकिन इनमें क्या मसला हो रहा था, स्कैर्ड हो रही थी, स्पॉन्टेनियस कॉर्निया आर्टरी डिसेक्शन होती है, स्टेमी के साथ आते हैं, एस्टिलेशन एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन करा के। तो इन लोगों में आपने देने को तो दे तो सकते हैं इसमें थ्रोम्बोलिटिक भी, लेकिन अगर आप आते हैं तो प्राइमरी पीसीआई करें। प्राइमरी पीसीआई क्या होती है कि फॉरेन एंजियोग्राफी उसको ले जाएं और उसकी जो है ना वो बैलून शलून करके उसकी वेसल खोल दें। थ्रोम्बोलिटिक्स कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेस, टीपीए वगैरह। ये देने की सूरत में प्लेसेंटल हेमरेजेस के, प्लेसेंटल एब्रप्शन का रिस्क होता है, तो इसलिए यूजुअली जो है ना वो उसको प्रेफर किया जाता है, जो प्राइमरी पीसीआई वाला जो एल्गोरिथम है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो बाकी तो हार्ट फेलियर जो है वो, हार्ट फेलियर इंपॉर्टेंट है। हार्ट फेलियर से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हार्ट फेलियर के साथ आ सकते हैं प्रेगनेंसी में? एक तो हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर हो सकता है, हाइपरटेंशन की एकदम फ्लैश पल्मोनेडेमा हो जाता है, बीपी बहुत ज्यादा गया वो। दूसरे कौन से हैं? कार्डियोमायोपैथीज वाले हैं। कार्डियोमायोपैथीज कौन कौन सी हैं जो प्रेगनेंसी में ज्यादा आती है? वो कौन सी? पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी, या कुछ लोगों को प्री एक्सिस्टिंग कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज हैं, या फिर इवन वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस वाले भी आ जाते हैं, जो वो भी हार्ट फेलियर के सिम्टम के साथ आ जाते हैं। तो एक्यूट हार्ट फेलियर में आपने ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ लंग मैचुरेशन करनी है। जाहिर पेशेंट आएगी, आपको पता नहीं है उसका फ्यूचर ऑब्स्टेटिकल कोर्स कैसे है, तो आपने उसकी लंग मैचुरेशन को वो करना शुरू कर देना है। शुरू से ही आपके पास जब आती है तो आपने फॉलो।
बाकी एक ग्रुप टीम होगी जिसमें प्रेगनेंसी हार्ट टीम इसको कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्ट टीम, ये टर्म यूज की जाती है आजकल। प्रेगनेंसी हार्ट टीम में ऑब्वियसली आपके ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट होगा। प्रोग्नोसिस और फीटस की देखें, फीटस अगर नॉन वायबल है तो डिलीवर करवाएंगे अर्ली विद मैटरनल सपोर्ट, और अगर फीटस वायबल है लेकिन अभी मेच्योरिटी उसकी डाउटफुल है और फैमिली की विश है तो आप ज़ाहिर मेडिकल ट्रीटमेंट को पहले मैनेज करके हार्ट फेलियर को जितना ऑप्टिमाइज कर सकें, नेवरदलेस आपने मैटरनल आउटकम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ड्रग्स जो हैं हार्ट फेलियर में यूजुअली जो दी जाती हैं उसमें हम डायरेटिक्स देते हैं, डाइजॉक्सिन देते हैं, एस इनहिबिटर्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। तो इनमें जो एक दवाई जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो कौन सी है? एस इनहिबिटर्स। बाकी सारी दवाइयां दे सकती हैं। एस इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं? कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, लैसिनोप्रिल वगैरह। या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं ये नहीं देंगे जिसमें वेलसार्टन है, लोसार्टन है, ये आपने नहीं देनी, बाकी आपने मैनेज करनी है। तो आपको पता है कि एक पेशेंट जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर है या एक्यूट हार्ट फेलियर है उसको मैनेज आपने इनिशियली तो उसको हॉस्पिटल एडमिट करके आपने उसको एक्यूट हार्ट फेलियर का सारा मैनेजमेंट करना है, उसके वाइटल्स, उसकी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, उसके बाद आपका मेन स्टे इनिशियली होता है डायरेटिक थेरेपी जिसमें आप उसका जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम कंटेंट है वो बॉडी से निकाल दें। दूसरा उसका प्रीलोड कम करना है जिसमें हम नाइट्रेट्स दे सकते हैं। एक बहुत अच्छी दवाई हम प्रेगनेंसी में ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं, हाइड्रोलाजीन है, ये प्रीलोड आफ्टर लोड दोनों कम करती है। उसके बाद नाइट्रोप्रोसाइड नहीं देंगे आपने, नहीं देना, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो हाइड्रोलाजीन, बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे। टेकिकार्डिया के साथ अगर पेशेंट आती हैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक यहाँ पर हम कर रहे होते हैं, बार बार कहता भी हूँ कि वो पेशेंट जो डिस्निक होकर आई हुई है और उसका टेकिकार्डिया है तो उसको बीटा ब्लॉकर ना दें। कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस के बगैर उसको बीटा ब्लॉकर, कई दफ़ा वो हार्ट फेलियर में होती है, पल्मोनरी एडिमा में कंपनसेटरी टेकिकार्डिया चल रहा होता है, वो बीटा ब्लॉकर या सॉफ्टन इस तरह की कोई चीज़ें उसको लगा के, लो प्रेशर वगैरह बहुत कॉमन यूज होती है ना, वो कई दफ़ा वो पूछे बगैर भी लगा देते हैं। तो टेकिकार्डिया का अगर हो और वो उसका कंपनसेटरी टेकिकार्डिया, आपने उसको लो प्रेशर बीटा ब्लॉकर लगा के वो जो उसकी कंपनसेटरी ड्राइव थी वो भी नॉकआउट कर दी तो वो फिर मुसीबत में पड़ जाएगी, पेशेंट भी और आप भी। तो आपने उसको हाइड्रोलाजीन दें, डायरेटिक्स दें, नाइट्रेट्स हम देते हैं, नाइट्रेट्स भी प्री लोड आफ्टर लोड कम करते हैं। तो नाइट्रेट्स दें पैरेंटल, कौन कौन से, जैसे नाइट्रोनॉल चला रहे होते हैं जो कि आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट है या नाइट्रोग्लिसरीन है, ये बड़ी अच्छी दवाई हैं पल्मोनरी एडिमा को मैनेज करने के लिए। और ऑब्वियसली उसके बाद का जो ट्रीटमेंट होगा वो वही ट्रीटमेंट होगा एक्सटेंडेड हार्ट फेलियर का जो नॉर्मल बंदे में किया जाता है। वंस ही हैज डिलीवर्ड तो वो एस और एआरबीज वाला बायस खत्म, और वो फिर हम उसके बाद वो भी दे सकेंगे। कार्डियोमायोपैथीज का मैनेजमेंट जो है ना, बस ये तकरीबन कंक्लूड हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियोमायोपैथी यहाँ पर हमारे लिए जो प्रॉब्लम बनती है वो कौन सी है? पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी। तो क्या है पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी? जो प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ से लेके आफ्टर 5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट फेलियर अगर हो जाए विदाउट एनी अदर आइडेंटिफाइबल कॉज, तो हार्ट फेलियर हो जाए उसमें प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ, मतलब के लास्ट 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ 9th मंथ, उससे लेके तो 5th मंथ ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड तक अगर होगी, आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होगी, तो उसको क्या कहेंगे? पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास कई पेशेंट्स यहाँ पे पेरिपार्टम के मैनेज हो रहे होते हैं उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। उसमें कोई मायोकार्डियल अपोप्टोसिस, वो कहते हैं कि ये जो प्रोलैक्टिन की वजह से जो है ना अपोप्टोसिस बढ़ जाती है, तो ये वो सारा कोई पता नहीं, काफ़ी सारी उसमें थ्योरीज हैं लेकिन कोई प्रूवन अभी तक उसमें नहीं है। बहरहाल ये एक इडियोपैथिक टाइप की कार्डियोमायोपैथी जो होती है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है ऑब्वियसली कि उस वक्त आपने मदर को मैनेज करना है। दूसरा ये है कि डिलीवरी के बाद उसके हार्ट फेलियर को मैनेज करना है। तीसरा ये है कि उसकी जो मायोकार्डियल इंजरीज हो चुकी हैं या जो मायोकार्डियल उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप हुआ है उसको रिवर्स कराना है। और चौथा ये है कि उसकी फ्यूचर का क्या करना है, कि आगे वो करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है ना। तकरीबन 60% जो है ना वो उनमें 60% पेशेंट्स में जो मायोकार्डियल जो रिजर्व है, मायोकार्डियल जो उसकी जो भी इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी या काइनेसिस वगैरह होती है वो रिवर्स हो जाती है, 40% में नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, क्योंकि अगर उसकी रिवर्स नहीं की तो फिर आप उसको प्रेगनेंसी नहीं करने देंगे। तो इन लोगों में आपने शायद देखा होगा, यूजुअली नहीं की जाती, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स में शुरू करता हूँ। आप में भी किसी ने ऑब्जर्व किया हो, ब्रोमोक्रिप्टीन में इन लोगों को शुरू कराता होता हूँ, जो पार्लोडेल है या ब्रोलाइट वगैरह है, ब्रोमोलाइट, जी प्रोलैक्टिन को एंटागोनाइज करने के लिए आप देते हैं बहुत सारे लोग नहीं देते,
जो भी रीज़न है, कईयों को पता ही नहीं है कि ये भी एक मैकेनिज्म है। लेकिन वो पेशेंट जिनको अर्ली डिलीवरी के बाद या उसके बाद, मैंने अपनी उसकी मैनेजमेंट में ब्रोमोग्रिप, अभी 2 दिन पहले वो मेरे पास फॉलोअप के लिए आई है, शी वाज हैविंग 19% इजेक्शन फ्रैक्शन, 19% इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ शी हैड डिलीवर्ड अ डेड बेबी। उसके बाद जो है ना वो डिस्निया हार्ट फेलियर में चली गई। उसको कोई कहता है रहा कि जी ना आपको सेप्सिस हो गई है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन अंदर रह गई हैं, और वो कहता है कोई उसको कि जी आपके किडनी बैठ गए हैं। फिर वो इधर आई, उसका हमने देखा, मैंने तो वो उसको 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 मायोपैथी थी, कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो गई थी, 19% उसका इजेक्शन फ्रैक्शन था। कल वो आई है, उसके 6 हफ्ते हो चुके हैं प्रेगनेंसी के बाद। कल उसका मैंने एको किया है तो उसका तकरीबन 48-50% तक उसका ईएफ आ चुका है। वो भागी दौड़ी फिर रही है, मतलब वो पहचानी भी नहीं जा रही, वो पता नहीं उसका हुआ भी यहाँ नहीं, किसी और हॉस्पिटल में हुआ था। बहरहाल मकसद है कि इट हैज़ ड्रामेटिक इफेक्ट जो ब्रोमोक्रिप्टीन है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, उसको कहें कि ये देने की। दूसरा ये है कि आपने उनको एस्प्रिन देंगे। एस्प्रिन हम यूजुअली आजकल ऑब्स्टेटिशियंस भी बहुत वाइडली उसको यूज़ कर रहे हैं। इवन जो PIS के पेशेंट्स में, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में वेरी वेल एंड रिकग्नाइज स्ट्रेटजी है कि आप PIS के पेशेंट्स में भी एस्प्रिन शुरू कर दें 75-150, इनमें भी आपने करना है। अच्छा, इसमें एक दफ़ा इसमें कुछ ये भी होता है कि माइक्रो इन्फार्क्ट्स हो रहे होते हैं जो क्लिनिकली डिटेक्टेबल नहीं होते, और उसके बाद एक थ्योरी ये भी है कि हार्ट के अंदर माइक्रो, ऑब्वियसली जो इन्फेक्शन वाले हैं उनको तो एस्प्रिन देनी है ना आपने, तो बेबी की उसकी ब्रेस्ट फीडिंग आप मना कर देंगे। आपने देखा, मैं अपने कई पेशेंट्स को कह देता हूँ कि आपने ब्रेस्ट फीड नहीं कराना मेरे से पूछे बगैर। उसकी वजह यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग से प्रोलैक्टिन अगेन बढ़ेगा। आपने प्रोलैक्टिन को जो है ना वो जितना हो कम से कम उसकी वो करनी, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया को अवॉइड करना है। आपने ब्रोमोक्रिप्टिन दे दें, उसकी बेशक उसकी ब्रेस्ट फीडिंग का मैकेनिज्म ही रोक दें उसका, और उसको कह दें वर्बली के जी आपने जो है ना उसको फीड नहीं कराना। कुछ अर्सा गुजार लेगी जैसे कैसे करके, मतलब बाद में वो जाहिर है उसी के फायदे के लिए कर रहे हैं। दूसरा ये है कि डाइजॉक्सिन देते हैं इनिशियली हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट के लिए। डाइजॉक्सिन बहुत डाउन द लाइन कहीं जाकर की जाती है, लेकिन हर बंदे की अपनी भी एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं इनिशियली जो है ना वो डाइजॉक्सिन देकर तो उसके बाद उसको टेपर ऑफ कर लेता हूँ। जब एक दफ़ा पेशेंट्स हीमोडायनेमिक्स उसके एक्सेप्टेबल हो जाएं, वो एक फंक्शनल क्लास उसकी बेहतर हो जाए, क्लास 4 से क्लास 3 या 2 में आ जाए, तो फिर मैं डाइजॉक्सिन को विड्रॉ कर लेता हूँ। तो डाययूरेटिक्स, एस्प्रिन, ब्रोमोक्रिप्टीन एक दवा और यूज की जाती है, उसकी कहीं गाइडलाइंस में नहीं है, लेकिन ऑफ लेबल इंडिकेशन उसकी है, वो हम यूज करते हैं, वो है दैट इज ट्राइमेटाजिडीन। तो ट्राइमेटाजिडीन आपने कभी देखो वेस्टरल MR के नाम से कोई दवा लिखी जाती है, पता नहीं, मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस कर देता हूँ। वेस्टरल MR जो है ना ये मायोकार्डियल मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर है, तो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट हार्ट की कम हो, तो डिजीज हार्ट है उसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दे सकें वो बेहतर है, उसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ही कम कर दें। तो वेस्टरल MR दी जाती है। फिर उसके बाद आफ्टर लोड रिडक्शन के लिए अगेन अगर ब्लड प्रेशर उसके हैं अलाउ करते हैं तो उसको हाइड्रालाजीन, उसको नाइट्रेट्स, ये चीज़ें मैनेज करें। प्रेगनेंसी के बाद जब वंस शी हैज़ बीन थ्रू डिलीवरी प्रोसेस, उसके बाद उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद तो आप उसको एस भी देंगे, जो कि मैंने पहले बताया, ARBs भी देंगे। और उसके बाद ये है कि जब उसका आपका एकोकार्डियोग्राफिकली इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा, दो तरह के पेशेंट्स हैं, कुछ वो हैं जिनका लेस देन 50% इजेक्शन फ्रैक्शन वहां पर ही रुका रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। कुछ वो हैं जिनका 50% से ऊपर का इजेक्शन फ्रैक्शन चला जाएगा। तो अगर तो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से ऊपर जा चुका है और उसमें जो आपको विजिबल हाइपोकाइनेटिक, उसमें कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताता है कि पूरा रिकवर कर चुका है, तो शी कैन प्रोसीड विद फ्यूचर प्रेगनेंसी विद क्लोज मॉनिटरिंग ऑब्वियसली। लेकिन अगर उसका 50% से कम होगा इजेक्शन फ्रैक्शन, तो फिर आप उसमें एक टेस्ट और कराया जाता है, उसको कहते हैं डोब्यूटामाइन स्ट्रेस एको, DSE कहा जाता है। डोब्यूटामाइन स्ट्रेस एको पे अगर उसका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ता है बेसलाइन से उस स्ट्रेस के दौरान, या उसका मतलब आपने उसमें देखना है कि उसके 3 फेजेस होते हैं डोब्यूटामाइन स्ट्रेस एको के। तो इनिशियल फेज में वो बढ़ता है, फिर दूसरी फेज में ड्रॉप कर जाता है, तीसरी फेज में फिर बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली वो कार्डियोलॉजी, अगर डोब्यूटामाइन स्ट्रेस एको पे उसका फेवरेबल, अगर उसका इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव हुआ है तो फिर आप उसको इजाजत दे देंगे नेक्स्ट प्रेगनेंसी की विद क्लोज मॉनिटरिंग। और उसके बाद जो है ना फिर अगर सर्कल लेक्चर कितने बजे होना आज नहीं है सर। अच्छा, तो ये भाई बस वही कार्डियोमायोपैथी से। हाइपरटेंशन जो है वो आपको पता है 4 तरह की आती है प्रेगनेंसी के पेशेंट्स में। प्री एक्सिस्टिंग हाइपरटेंशन के साथ वो कंटिन्यू करके आगे प्रेगनेंसी में प्री एक्सिस्टिंग हाइपरटेंशन के ऊपर सुपर इम्पोज उसको हाइपरटेंशन हो गई, PIH हो गई।
नंबर 3 ये है कि सिर्फ PIH हो गई, और नंबर 4 ये है कि मतलब कि वो ऐसी हाइपरटेंशन है जो कई दफ़ा मरीज आके कह रहे हैं कि मेरा BP बढ़ गया है, आपको समझ नहीं आ रही थी कि बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ। उसमें बहरहाल ये है कि लो डोज एस्पिरिन आपने देनी है, 100 to 150 मिलीग्राम इज रिकमेंडेड इन वुमेन एट हाई और मॉडरेट इसको प्री क्लैम्शिया फ्रॉम 12 से 36 वीक तक। प्री क्लैम्शिया के रिस्क फैक्टर्स जो है ना, उसमें अगर उसका है, उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है या उसकी कोई एज वाइज उसकी कोई लेट प्रेगनेंसी हो रही है जिसमें कि प्री क्लैम्शिया वगैरह का रिस्क ज़्यादा होता है, तो उसमें आपने उसका एस्पिरिन शुरू कर दें। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री एक्सिस्टिंग हाइपरटेंशन सुपर इम्पोज बाय, यानी कि अगर PIH है या प्री एक्सिस्टिंग हाइपरटेंशन के ऊपर PIH हो गया और विद हाइपरटेंशन एंड सब क्लिनिकल ऑर्गन डैमेज 140/90 से ऊपर अगर होगा तो ब्लड प्रेशर आपने उसको ट्रीट करना शुरू कर देना है। 140 सिस्टोलिक या 90 डायस्टोलिक से। ऑल अदर केसेस में इनिशिएशन ऑफ ड्रग इज रिकमेंडेड इफ BP 150 और 95 से ज़्यादा होगा। तो अगर PIH है, PIH हो गया, उसको उस पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन पे या सब क्लिनिकल डैमेज है, प्रोटीन यूरिया स्टार्ट हो गया है, या उसकी कोई रेटिनोपैथी में उसको कोई हेमरेजेस आपको नजर आना शुरू हो गए हैं फंडोस्कोपी कराने पे, तो फिर आप उसको 140/90 से ऊपर अगर जाता है BP तो उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अच्छा, उसके बाद जो है अगर 170 और 110 से BP ज़्यादा होगा तो फिर उसको हॉस्पिटलाइज कर लें, तो ये हाइपरटेंशन इमरजेंसी होगी। ड्रग्स जो सेफ हैं वो मिथाइल डोपा है, लिबेटोलॉल है एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, आर रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो क्या हम कई दफ़ा ये डिबेट चल रही होती है, मैं शुरू करके आता हूँ, वो कोई आगे बंद कर जाता है कि ये निफाइन दे दी और एमलॉडिपिन दे दी तो ये वो फलां दें ये दें, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को भी इक्वली सेफ समझा जाता है। तो उनमें कौन कौन सी हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स? और एमलॉडिपिन, निफेडिपिन, लर्केनेडिपिन। बाकी मिथाइल डोपा वही जो आइडोमेट आपके पास अवेलेबल है, लिबेटोलॉल से आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। In women with gestational hypertension or mild preeclampsia, delivery is recommended at 37 weeks पे। 37 weeks पे उसको डिलीवर कर दें। एक्सपेडाइट करें डिलीवरी में प्रीक्लैम्शिया पेशेंट विद एडवर्स कंडीशन सच एज विजुअल डिस्टर्बेंस और एक्सपेडाइट कैसे करेंगे? वही वो आपने को इंडक्शन कर लें, फोर्सेप्स वगैरह यूज कर लें, वैक्यूम यूज कर लें, मतलब सेकंड स्टेज को जितना आप कम से कम कर सकें। इन प्रीक्लैम्शिया एसोसिएटेड विद पल्मोनरी एडिमा, नाइट्रोग्लिसरीन गिवन एज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। वो पल्मोनरी एडिमा के मैंने शुरू में भी बताया, नाइट्रोग्लिसरीन दें, हाइड्रोलाजीन दें ताकि उसका प्रीलोड आफ्टरलोड कम हो, और उसके बाद उसको सीवियर हाइपरटेंशन में ड्रग ट्रीटमेंट विद इंट्रावेनस लिबेटोलॉल, मिथाइल डोपा, ये हम यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ACE inhibitors और डायरेक्ट inhibitors आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। DVT वगैरह है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये डूज एंड डोंट्स वही हैं जो हम पहले डिस्कस करते आए हैं कि कौन कौन से वेल्युबल, ये सारी चीज़ें, ये समरी है उन्हीं की जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ पूछने वाला है जी? मामला ये तो सारा एसेंशियल मैसेजेस देख लें। रिस्क एस्टिमेशन करनी है। इंडिकेशंस ऑफ इंटरवेंशन, सर्जिकल और कैथेटर इन द पेशेंट्स डू नॉट डिफरेंट, जनरली मिलती जुलती हैं, क्योंकि अब मैंने MI का कहा है कि वो प्राइमरी PCI करें, तो वैसे भी तो प्राइमरी PCI कर रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। वुमेन विद ए मॉडरेट और हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग आप उसकी करें, वो आपने इनकी नहीं, आपने हर पेशेंट की करनी है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। ऑल वुमेन विद कंजेनिटल और अदर पॉसिबल जेनेटिक हार्ट डिजीज शुड बी ऑफर्ड फीटल एकोकार्डियोग्राम करें उसका, ये इंपॉर्टेंट है। फीटल एकोकार्डियोग्राफी करें, उसकी अगर कोई पहले हिस्ट्री है, कोई बेबी उसका इस तरह का हुआ है, या फिर ये है कि अभी कोई लेट एज की प्रेगनेंसी है जिसमें एनोमलीज का रिस्क ज़्यादा है, तो आप उसकी 20th वीक यानी कि 19 से 22 वीक्स के आसपास उसकी एक फीटल एको करवा लें, उसमें आपका भी फायदा है। और डिलीवरी प्लान शुड बी मेड बिटवीन 20 to 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, डिटेलिंग इंडिकेशन मैनेजमेंट, ये हम उनसे डिस्कस करेंगे। इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन जो है, वजाइनल डिलीवरी जो है ना वो फर्स्ट चॉइस है, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जिसमें आप वो करेंगे सिजेरियन सेक्शन। उसमें क्या है, प्री टर्म लेबर इन पेशेंट ऑन OX क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो जो चंद इंडिकेशंस हैं जिसमें हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के नहीं आप सिजेरियन कराएं, उसमें ये भी है कि प्री टर्म लेबर अगर आ गई, एग्रेसिव एओर्टिक पैथोलॉजी है यानी एओर्टिक एनोरिज्म है, आपको पहले भी उस वक्त बताया था कि वो आप उसको एक्सर्ट नहीं करवाना, आप एओर्टिक एनोरिज्म है, एओर्टिक डायसेक्शन हो चुकी है, एओर्टिक बाइकस्पेड वाल्व है, कनेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें आप सिजेरियन करवा दें उसका। एक्यूट इंट्रैक्टेबल हार्ट फेलियर है, वही अगेन बात है कि आप उसको लेबर के स्ट्रेस से अवॉइड करने के लिए उसका डिलीवरी करवा दें। और सीवियर फॉर्म्स ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंक्लूडिंग आइसोमेंगर वगैरह। काउंसलिंग करनी है, ये हम पहले कर चुके हैं, माइटल सिनोसिस वगैरह डिस्कस कर लिया आज ही।
डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, HFrEF, ब्लड प्रेशर की इंडिकेशन हो गई हैं कि कितने पे ट्रीट करना है। स्टाइल सैलिसिलिक एसिड वही एस्पिरिन है, लोग जो वो हमने बता दिया कि 100 to 150 मिलीग्राम जो है ना हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में हम उसको कर देंगे। एंड दैट्स ऑल। कुछ और है, कुछ सिनेरियो आपके ध्यान में हो जो इसमें ना आया हो, डिस्कस हुआ हो अभी तक, जो हम यहाँ पर देखते हो, वैसी वर्बली उसको डिस्कस कर लें। चले आप लोग जब भी किसी को टाइम मिले ना, इसको कम से कम ये जो डूज एंड डोंट्स वाला है ना, ये जो 4-5 स्लाइड्स हैं वो भी अगर याद कर लेंगे तो वो भी काम काफी हो जाएगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट जो है ना वो सिनेरियोज हैं। एक तो वही एंटीकोगुलेशन वाला कि आपने उसको किस तरह करना है। नंबर 2 आपके वैल्वुलर जो मैंने बनाए हैं माइट्रल सिनोसिस आयोटिक, उनमें क्या करना है। नंबर 3 हाइपरटेंशन वाले जो हैं, और नंबर 4 डिस्निया वाले। डिस्निया में जो है ना वो इम्पोर्टेंट वही पेरिपार्टम मायोपैथी है, और वही मतलब है कि वो उनको आपने आगे किस तरह लेके चलना है फ्यूचर। एक मतलब क्लोज लेजॉन रखें अपना, उसमें आपकी भी प्रोटेक्शन है, मतलब पेशेंट की भी प्रोटेक्शन है, आपकी भी प्रोटेक्शन है, ताकि यह है कि बाद में फिर जब ऑडिट शुरू होते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा ये इसको इससे नहीं पूछा, ये उससे नहीं पूछा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हालांकि मैंने ठीक ही वो होता पेशेंट। चलिए ठीक है जी, कोई और अगर होगा तो फिर किसी दिन कोई बैठ के दोबारा उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी 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 जी। सर सर आपने जो इंडिकेशन आप सी सेक्शन की उसकी स्लाइड प्लीज दोबारा शेयर करेंगे। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि एनेस्थेसिया के हिसाब से जो जनरल या स्पाइनल एनेस्थेसिया है सर, उसका भी कुछ बताएं, कुछ वो भी हमें थोड़ा पता नहीं चलता। देखिए उसमें ये है कि इंडिकेशंस सिजेरियन सेक्शन की, मतलब ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें इंडिकेशन का मतलब है इनमें हमने सिजेरियन सेक्शन को प्रेफर करना है। उसकी रीजन मैंने उस वक्त भी बताई है। अब ये आपके सामने ये 4 चीजें लिखी हुई हैं, इनकी मैंने आपको रैशनैलिटी भी बताया कि इनमें हम सिजेरियन सेक्शन क्यों प्रेफर कर रहे हैं। इससे अगर आप बिल्कुल ऊपर वाली लाइन देखेंगे तो वो कहते हैं वेजाइनल डिलीवरी इज द फर्स्ट चॉइस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपने जो उसका मेथड रखना है वो वेजाइनल डिलीवरी है। मतलब ये है कि ऑब्वियसली ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन से हटकर ये बात हो रही है। ऑब्स्टेट्रिकल अगर इंडिकेशन है, मतलब कि कोई उसकी अब्रप्शन हुई भी है, कोई क्रीटा वगैरह ये वो है, तो जाहिर है उसमें तो वो तो ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन है ना, उनको तो आपने अकॉर्डिंगली देखना है। From cardiology standpoint, majority of the patients who are suspected or who are documented to have cardiac illness, they can go through the vaginal delivery, and with exception of these three or four indication, यानी कि ये 3 और 4 हो तो इसमें आपने प्रेफर करना है कि उनका सिजेरियन सेक्शन करवा लें। उसमें एक तो बताया है कि मैंने उसको भी बताया कि अगर वो ओरल एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि ओरल एंटीकोगुलेंट्स के वक्त आपको जो है ना वो उसमें अगर फीटल मैनिपुलेशन करनी पड़ गई, आपको कोई फोर्सेप्स यूज करने पड़ गए, या कोई वैक्यूम, या कोई सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो गई, उस पे फिर हेमरेजेस का रिस्क बढ़ जाते हैं, मैटरनल भी और फीटल भी। तो चूंकि सिजेरियन में एक चीजें आपके जो है ना वो आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। नंबर 2 ये है कि उसमें आप इमीडिएटली उनको रिवर्स कर सकते हैं, और तीसरा ये है कि फीटल रिस्क कम है उसमें। तो सिजेरियन करते हुए खास तौर पर ये जो इंडिकेशन डिवाइस की गई, मैं समझता हूँ ये फीटल वेलबीइंग को सामने रखते हुए की गई है कि उसमें फीटल का रिस्क कम से कम होगा सिजेरियन सेक्शन में ओरल एंटीकोगुलेंट्स लेने वाले पेशेंट्स में। दूसरा ये है एग्रेसिव एओर्टिक पैथोलॉजी, यानी कि ये तो इट मेक्स अदरवाइज सेंस, ये अपार्ट फ्रॉम एनी रॉकेट साइंस के, जो पेशेंट जिनका एओर्टा वीक है, जाहिर है उसने प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसने एक्सर्ट करना है, उसको अगर आपने बियर डाउन करवाना है, उसने वो सारा कुछ करना है, तो उसमें जाहिर है एओर्टा की वैल्व अगर उसकी वॉल अगर वीक है तो वो एओर्टिक रप्चर का या एओर्टिक डिसेक्शन का रिस्क होगा। जाहिर है ये वो पेशेंट्स हैं जिनका मैं पहले भी बता चुका, जिनका एओर्टा डायलेटेड है, या जिनको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर साथ में है, और एओर्टिक डिजीज है, मार्फनाइड है, एलर-डनलॉस है, उनको कोई और हाइपर होमोसिस्टिनीमिया वगैरह इस तरह के अगर हैं, होमोसिस्टिन यूरिया वगैरह अगर है, तो ये वो लोग होते हैं जिनको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की वजह से एओर्टिक वॉल ऑलरेडी वीक होती है। इन लोगों में आपने उसके ऊपर स्ट्रेस कम से कम रखने के लिए लास्ट टाइम मैंने एक वर्ड यूज किया था, डीपीओ और डीटी, तो वो कार्डियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में आप लोगों के लिए है कि वॉल स्ट्रेस कम से कम रखें। तीसरा ये है एक्यूट इंट्रैक्टेबल हार्ट फेलियर, एक पेशेंट जो, ये वही बात है कि वो इट मेक सेंस कि जो बेतहाशा डिस्निक है वो या तो अपनी लाइफ को स्ट्रगल कर रही होगी उस डिस्निया को करने के लिए, हाइपर वेंटिलेट कर रही होगी। आपको पता है मतलब आप लोग
करते रहते हैं रूटीन में। बियर डाउन कराना एक पूरा मैकेनिज्म है जिसमें आपने उसको वेलसल्वा भी करवाना है बियर डाउन कराने में, उसमें आपने उसको फोर्सफुली एक्सहेल भी कराना है। तो जो पेशेंट ऑलरेडी पल्मोनरी एडीमा में है, इंट्रैक्टेबल हार्ट फेलियर में, उससे ये चीज़ें कहाँ होगी, वो तो कहेगी मेरा सांस ठीक करो, मैं जो है ना मेरी तरफ से जो है ना बाकी सारा कुछ जाए भाग में। तो इसलिए उसको आपने सिजेरियन करवा देना है ताकि ये इस बायस को भी ठीक किया जाए। और सिवियर फॉर्म्स ऑफ पीएच से मुराद ये है कि आइजन मैंगर वाले जो उसमें उसकी रीज़न ये है कि इन लोगों को कई दफ़ा आपको इन लोगों को कई दफ़ा आपको देनी पड़ती हैं ये जो कौन सी देते हैं डिलीवरी के बाद, क्या देते हैं, साइड इफेक्ट मीसोप्रोस्टोल। तो वो कई दफ़ा आपको मीसोप्रोस्टोल देने पड़ती है ये स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी वाले पेशेंट में। मीसोप्रोस्टोल जो है इन पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। वी एक्चुअली हैड 2 बैड एक्सपीरियंस विद मीसोप्रोस्टोल यहाँ पर ही इसी सेंटर में, जिसके बाद एटलीस्ट मैंने ये सबक सीख लिया। बाद में हमने उसको सारा लिटरेचर वगैरह भी गो थ्रू किया, तो वो हमने उसको हमारा उसमें लिटरेचर ने भी टेस्टिफाई किया कि मीसोप्रोस्टोल आपने इजन मैंगर वालों में या सनोटिक हार्ट डिजीजेज वालों में आपने नहीं देनी। तो वो इंट्रैक्टेबल पल्मोनरी एडीमा में चली गई पेशेंट और वी कुड नॉट सेव हर एक्चुअली। तो इसलिए फिर इन लोगों में आपने जो है ना वो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करवा लें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा? सर मेरा दूसरा सवाल था कि स्पाइनल एनेस्थेसिया या जनरल एनेस्थेसिया, वो भी कुछ हमें कार्डियोलॉजी लिख के देते हैं ना कि जीए में जा सकती है, नहीं जा सकती। ठीक है, उसमें देखिए जो तो पेशेंट्स इन चारों इंडिकेशंस में, क्योंकि जाहिर है अगर हम बात कर रहे हैं उसकी सिजेरियन सेक्शन वगैरह की बात कर रहे हैं तो हम इन्हीं 4 में ज्यादातर कर रहे हैं ना जी। जो इलेक्टिव है, जो आपने वैसे प्लान सिजेरियन करना है, उसमें तो आपको कार्डियोलॉजी की असेसमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो कार्डियोलॉजी की असेसमेंट आमतौर पर इन्हीं तीनों चारों ग्रुप्स में की जाएगी। हम इनको कैटेगोरिकली देख लेते हैं। तो प्री टर्म लेबर है जिसमें ओरल एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं, अगर तो आपने इफेक्टिवली उसका आईएनआर मैनेज कर लिया है, उससे पहले तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देने में या जनरल एनेस्थीसिया देने में दोनों में इक्वली एक ही बात है, कोई रिस्क नहीं है। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो उसमें चूंकि हमने मतलब स्पाइनल इंजेक्शन वगैरह देना होता है, उसमें बहुत मिनिमल सा एक रिस्क है ब्लीडिंग का, ऑब्वियसली एक्सपर्ट साइंस में वो भी नहीं है। तो यू कैन ऑप्ट फॉर ईदर ऑफ देम और लेट द एनेस्थेटिस्ट डिसाइड फॉर इट। ऑब्वियसली उसमें बाकी चीजें भी देखनी है, उसकी स्पाइन की पोजीशन, ये वो। दूसरा जो है एग्रेसिव एओर्टिक पैथोलॉजी वालों में, इनमें भी करने को तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पाइनल पर जाते हैं तो उसमें भी वो बेसिकली जो हमारा जो रैशनल है ना वो नहीं पूरा होगा। इसलिए जनरल एनेस्थीसिया इन लोगों में रिकमेंड करेंगे कि उसको एक पीसफुल और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में उसको रखकर आप करें। हार्ट फेलियर वाला तो स्पाइनल करवा ही नहीं सकेगा। जो इंट्रैक्टेबल हार्ट फेलियर में है, ना उसने आपको स्पाइनल लगाने देना है, ना उसने सीधा लेटना है। तो हार्ट फेलियर वाला तो पेशेंट ऑलरेडी सिटिंग पोजीशन में होता है, इसलिए उसको जनरल एनेस्थीसिया के लिए वो करेंगे, प्रोसीड करेंगे। और जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाले हैं, सीवियर फॉर्म ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसमें कोशिश करेंगे अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो जाए, क्योंकि उसमें फिर जनरल एनेस्थीसिया देते हुए शंट रिवर्सल वगैरह बढ़ जाती है। इन लोगों में हाइपोक्सिया ऑलरेडी चल रहा होता है, इसमें कोशिश करेंगे कि अगर वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो जाए। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस जनरल एनेस्थीसिया के साथ भी अच्छा है, ऐसे पेशेंट्स में हमने यहाँ पे करवाए, जनरल करवाए इसमें। ठीक है जी, आपको समझ आ गई है? कुछ और तो इसमें नहीं है पूछने वाला? थैंक यू सर ये बिल्कुल ठीक है सर। एक सिर्फ बेसिक सवाल पूछना चाह रही सर, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ये समझ में ही नहीं आता, इतनी दफा पढ़ा है लेकिन क्या होती क्या चीज है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर? पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है ना जी, वो देखें, जो हार्ट के अंदर 2 तरह के प्रेशर मॉनिटर हो रहे होते हैं। अगर आपने पीछे वाली स्लाइड देखी हो तो उसमें एक जगह पे पल्मोनरी आर्टरी का सिस्टोलिक प्रेशर उसने कहा हुआ था। तो पल्मोनरी आर्टरी का सिस्टोलिक प्रेशर मॉनिटर किया जाता है राइट हार्ट के लिए, और पल्मोनरी कैपिलरी का वेज प्रेशर जो है वो मॉनिटर किया जाता है लेफ्ट हार्ट के लिए। तो अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द राइट हार्ट पैथोलॉजीज, तो यू विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर, जो जिसको हम कहते हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर देखे जाते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं पेशेंट के लेफ्ट हार्ट की कि वो पल्मोनरी एडीमा में है, वो डिस्निक है, तो उसमें वेज प्रेशर को गाइडलाइन बनाई जाती है। उसमें होता ये है बेसिकली कि पल्मोनरी कैपिलरी का जो वेज प्रेशर है वो इट्स इक्वल टू पल्मोनरी कैपिलरीज, जो आपको पता है कि पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आके एम्प्टी कर रही हैं, और लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एम्प्टी कर रहा है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की सिस्टली को छोड़ के जो उसका डायस्टोलिक प्रेशर है, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, यानी कि
LVEDP उसको कहा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर, वो इट्स इक्वल टू लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियल LA प्रेशर के साथ, और LA प्रेशर जो है वो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है। आपका नॉर्मल जो पल्मोनरी कैपिलरी का वेज प्रेशर है 10 से 12 मिलीमीटर का होता है। अगर इस पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर से ज्यादा है तो पेशेंट को चांसेस हैं कि उसके लेफ्ट हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा है, वो पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में पोटेंशियली जाने का रिस्क है, या वो पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में है, डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल कंडीशन। अगर उसका पल्मोनरी कैपिलरी का वेज प्रेशर 10 या 12 से कम है तो इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट अंडर हाइड्रेटेड है, वो वॉल्यूम डिप्लीटेड है, उसमें आपने ये करना है। अच्छा, पल्मोनरी कैपिलरी का वेज प्रेशर जो है वो रूटीन में मेजर नहीं किया जाता, क्योंकि ये इन्वेजिव प्रोसीजर के साथ मेजर करते हैं हम, उसके लिए स्वाइन गैंस कैथेटर होता है वो डाला जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अब तक की कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस में मैंने किसी को नहीं डाले देखा स्वाइन गैंस कैथेटर। यहाँ मतलब ये टॉकिंग अबाउट आवर लोकल हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पर जो हैं, तो उसमें मे बी कि बहुत जो 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 एडवांस क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं वहाँ पर शायद ये मॉनिटर करते हों, लेकिन जनरली जो है ना वो आजकल स्वाइन गैंस कैथेटर डाले नहीं जाते। तो वो स्वाइन गैंस कैथेटर डालते हैं, इट्स एन इन्वेसिव प्रोसीजर, वो डाल के तो हम उसकी वो जो उसके ऊपर एक बल्ब होता है उसको एंकर करता है वहाँ पे, उसको पल्मोनरी कैपिलरी के वेज में वहाँ पे पहुँचा देते हैं। तो और उसके बाद फिर उसको एक प्रेशर लाइन से कनेक्ट कर देते हैं मैनोमीटर से, तो वो हमें बताता रहता है। हम एकोकार्डियोग्राफिकली भी यहाँ पर मॉनिटर करते हैं, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो करते हैं, कुछ नहीं भी करते, कुछ को पता नहीं है। तो हम एकोकार्डियोग्राफिकली भी एक रफ सा एस्टीमेट ले लेते हैं, डायस्टोलॉजी जो है ना वो उसकी पेशेंट की रीड करके। मैं बहुत दफ़ा अपने पेशेंट्स का पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर एकोकार्डियोग्राफिकली मॉनिटर करके उस पर लिखता हूँ। हमारी जो एको की रिपोर्ट्स होती हैं उसकी रीज़न ये है कि जो पेशेंट्स यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल होने की वजह से क्रिटिकल केयर यूनिट्स में होते हैं, या जो वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं, उसमें हमने वॉल्यूम्स का या हाइड्रेशन का डिसीजन लेना होता है कि हाइड्रेट करना है कि नहीं करना। तो इसलिए वो मतलब बेहतर होता है कि जिस डिपार्टमेंट से एको की कॉल आई है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जिस मकसद के लिए उसने कॉल भेजी होगी वो किया जाए। तो हम एकोकार्डियोग्राफिकली भी इसको इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसमें हम हार्ट की डायस्टोलॉजी करके इसको मेजर करते हैं, वो पॉसिबल है, वो किया जा सकता है। तो पल्मोनरी कैपिलरी का वेज प्रेशर जो है अगर ज्यादा है तो पेशेंट वॉल्यूम ओवरलोड में है, अगर वो वेज प्रेशर कम है तो पेशेंट अंडर हाइड्रेटेड है, हम उसको फ्लूइड दे सकेंगे। थैंक यू सर। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सर प्रोस्टैटिक हार्ट वाल्व जिनको लगे हुए होते हैं, जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अगर हम थेरापेटिक डोज देंगे नहीं, अगर हमें इंक्रीज करनी होगी डोज को तो हम एंटी टेनल लेवल करवाते हैं फिर जो क्लेक्सेन पर होते हैं। तो सर ये सिर्फ उन्हीं के लिए है ना जिनके लिए हमने डोज इंक्रीज करनी, प्रोफाइलेक्टिक जो डोजेस पे चल रहे होते हैं उनके लिए तो हमने नहीं करवाना ना, यूजुअल जो ये एंटी टेनल लेवल्स हम करवा रहे होते हैं इनमें। देखिए उसमें ये है कि वही बात है कि पेशेंट टू पेशेंट चीजें वेरी कर रही होती हैं। बहुत दफा पेशेंट्स को हम प्रेगनेंसी में चूंकि बहुत सारी चीजें, बहुत से हार्मोन्स जो है ना वो ओवर एक्टिव हुए होते हैं, तो उन हार्मोन्स के ओवर एक्टिव होने की वजह से जो आपकी जो प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ कोगुलेशन या थ्रोम्बोजेनिसिटी की स्टेट, आपको पता है नॉर्मल उसमें भी। तो इसके पीछे, इस बात के पीछे रैशनली ये है कि आप एक रूटीन में किसी को अगर एंटीकोगुलेट कर रहे हैं और आप इनॉक्सिपेरिन इसको 1 मिलीग्राम पर केजी दे रहे हैं ट्वाइस डेली डोज में, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी की हाइपरकोगुलेबिलिटी की वजह से आपको उतना थेराप्यूटिक इफेक्ट ना मिल रहा हो जितना कि आप रूटीन डोजिंग के साथ एक मॉनिटर किए जाते हैं। इसलिए इसको क्लास 2B या 2B इंडिकेशन में रखा गया है कि अगर आपको किसी भी स्टेज पर ऐसा लगता है कि आप वो जो रिक्वायर्ड थेराप्यूटिक एंटीकोगुलेशन इफेक्ट है वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसका एंटी टेनल लेवल मॉनिटर कर लें। रूटीन में एंटी टेनल लेवल्स मॉनिटर नहीं किए जाते। वो पेशेंट जिनको बहुत हाई डोजेस में एंटीकोगुलेट करना पड़ रहा हो इनॉक्सिपेरिन के साथ 80 मिलीग्राम से ज़्यादा, या वो पेशेंट जो डिस्पाइट ऑफ बीइंग ऑन एडिक्वेट डोजिंग ऑफ इनॉक्सिपेरिन उनके साथ उनको कार्डियक इवेंट्स हो रहे हैं, उन पेशेंट्स में आपने फिर एंटी टेनल लेवल जरूर मॉनिटर करवाने। हमने आज तक यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती, 2 पेशेंट्स हैं हमारे जिनके हमने आज तक एंटी टेनल लेवल्स करवाए हैं, वो रूटीन में होते भी नहीं है, यहाँ पता नहीं हमारे पास तो नहीं हो रहा है, वो फिर हमें किसी और लैब से करवाने पड़े थे। तो वो इस तरह है, उनमें रूटीन में मॉनिटर नहीं करेंगे। उसमें इंडिकेशन एक्सेप्शन ये 2 जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एडिक्वेट डोज पे भी है, उसका 1 मिलीग्राम पर केजी है, उसके बावजूद उसको कार्डियक इवेंट हो गया, या फिर ये है कि उसको बहुत सुपर थेरेप्यूटिक डोज में जाना पड़ रहा है, 80 मिलीग्राम से भी ज्यादा जाना पड़ रहा है, तो फिर उसके एंटी टेनल लेवल्स उसको मॉनिटर करवाया। हाँ, एक इंडिकेशन और भी है
वो पेशेंट जिनको CKD है ना जी, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज उनको चल रही है, उनका बेसलाइन यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा है, या वो पेशेंट जो कि आपके पास एक्लेम्पशिया के साथ आ गए हैं और उनमें जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के साथ एंड ऑर्गन डैमेज के तौर पे रीनल इन्वॉल्वमेंट अगर उन लोगों में हो गई भी है, एक्यूट किडनी इंजरी हो गई, तो उनमें भी आप एंटी टेनिया लेवल्स मॉनिटर करेंगे, क्योंकि उसमें नेक्सोपेरिन की जो है ना वो हाफ लाइफ बढ़ जाती है और फिर आप ओवर को एंटीकोगुलेट करके उसको ब्लीड ना करा दें, इसलिए फिर बेहतर है कि उनमें भी एंटी टेनिया लेवल्स मॉनिटर करवा लेने चाहिए। और है जी कोई? चलें जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कोई और कोई टॉपिक शॉपिक? जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी। एंड कर दें मीटिंग।